एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार राकेश वर्मा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में मैं आपको बता दूं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो आउटकम रहने वाला है, वो केवीएल और केसीएल जो दो लॉ है किरचॉफ जी ने जो दिए थे उन्हीं के बेसिस पे पूरा आज की क्लास होगी भी। ठीक है, इतना आपको क्लियर कर दूं केवीएल क्या होता है, केसीएल क्या होता है, इन सब पे ही हम आज पूरे इस सेशन में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे होता है ना, सर्किट डायग्राम वाले कैसे कर सकते हो, डेफिनेशंस वगैरह क्या होती है, यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक ही वन शॉट वीडियो के माध्यम से सारी चीजें हम दे देंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कर दीजिए। आज वन बाय वन हर एक चीज पे हम बात करेंगे कि होता क्या है क्या नहीं होता है सारी चीजों पे। ठीक है ना। देखो, पहले समझो कि ये जरूरी क्यों होता है। ठीक है ना, कौन जरूरी क्यों होता है, आपका जो केवीएल है और केसीएल है ये जरूरी क्यों होता है भाई। ठीक है ना, केवीएल एंड केसीएल ये जरूरी क्यों होता है, या केसीएल केवीएल दोनों जरूरी क्यों होते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दो नियम दिए थे। एक को बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ जो केसीएल होता है, एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी किरचॉफ नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने करंट के लिए एक नियम दिया था और एक वोल्टेज के लिए नियम दिया था। इन दोनों को हम आज बात करेंगे इस पूरे लेक्चर में या उस पूरे क्लास में। ठीक है ना, वन शॉट वीडियो होगा और सारे डाउट आज की क्लास में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। देखो, ओम्स लॉ की जो प्रॉब्लम है, ओम्स लॉ की जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत आई थी वो क्या आई थी, यह सिर्फ सिंपल V बराबर आई आर होता है ना, ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो ये जो नियम है ये सिंपल और सिंगल लूप सर्किट में काम करता है। रियल वर्ल्ड में सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी ये सिंगल सर्किट में और थोड़ा सा क्या है नॉर्मल सर्किट में काम करता है। कौन, आपका ओम्स लॉ। बाकी आपका जो केवीएल है और केसीएल है वो जटिल सर्किट को भी क्या कर सकता है, सोल्व कर सकता है। तो रियल वर्ल्ड में जो अपना जो दुनिया है या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल है उसमें सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स को हम सोल्व करेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आपका केवीएल एंड केसीएल की जरूरत हमको पड़ने वाली है। ठीक है, इतनी बात तो आप समझो। फिर इसको अपने रियल लाइफ से रिलेट करते हैं तो उस चीज से समझो रियल लाइफ में क्या है। जैसे केसीएल क्या होता है भाई, ठीक है ना, केसीएल की बात कर रहा है ये, केसीएल, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है ना, किरचॉफ का धारा का नियम जिसको बोला जाता है। इसको देखो समझो आसानी से। जैसे मान लो आपका एक चौराहा होता है ना, चौराहा जितनी गाड़ियां आती है, एक चौराहा होता है, जैसे ट्रैफिक में एक चौराहा हो गया, उस चौराहे पे जितनी गाड़ियां आएगी उतनी गाड़ियां वहां से जाएगी। ठीक है ना, यानी उतनी ही जाती है, ट्रैफिक कहीं रुकता नहीं है। बिल्कुल वैसे ही करंट नोड पर स्टोर नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, केसीएल जो रूल है आपका, इसमें क्या होता है भाई, नोड पे करंट रुकती नहीं है। नोड पर करंट जो है, करंट रुकती नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। ठीक है, और इजी कर देंगे और आसान कर देंगे, पेशेंस रखिए थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे क्लास हम आगे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे मान लो एक चौराहा है ना भाई, एक चौराहा है, मान लो इस पे गाड़ियां आ रही है, जा रही है, इधर जा रही है, इधर आ रही है, तो बताओ इस चौराहे पे गाड़ियां रुक रही है क्या, इससे तो निकलेगी, आएगी, जाएगी, जितनी इस पे आ रही है उतनी इस पे से जा रही है। यही आपका किरचॉफ करंट लॉ है। थोड़ा और समझेंगे सारी चीजें। ठीक है ना। केवीएल क्या होता है, केसीएल को इतना समझेंगे, फिर इसके बाद में केसीएल को और डीप डाउन करेंगे। पहले थोड़ा केवीएल को और देख लेते हैं। केवीएल क्या कहता है, बैटरी खर्च का बैलेंस। ठीक है ना, यानी बैटरी ने कितना खर्च कर दिया, उस खर्च को आप जोड़ोगे और बैटरी के पास जो था वो टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बैटरी के पास वोल्टेज है 20 वोल्टेज, तो वो खर्च कितना कर सकती है, खर्च कितना कर सकती है वो, तो आप कहोगे सर अगर उसके पास है ही 20, उसकी औकात ही 20 ही है, तो वो कितना खर्च कर सकती है भाई, 20 वोल्ट ही वो खर्च कर सकती है। मान लो एक जगह पे, मान लो एक जगह ए है वहां पे उसने 10 किया, बी है वहां पे उसने 5 किया, तो सी पे कितना करेगी। सर आपने टोटल बता दिया तो सी हम बता ही सकते हैं, एक जगह 10 है एक जगह 5 है, तो सी पर भी वो कितना होगा, 5 ही होगा, क्योंकि सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, फिर 20 आ जाएगा। ठीक है ना। बैटरी मान लो 20 वोल्टेज की है तो वो कितना वोल्टेज खर्च कर सकती है। भाई आपके पास रुपए ही 500 है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर 500 रुपए है, ठीक है, तो आप कितने खर्च कर सकते हो, सर हम तो 1000 भी कर सकते हैं, 500 दोस्त से ले लेंगे, मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास 500 है तो आप खर्च कितना कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है आप 500 ही करोगे। ठीक है, 500 ही करोगे। तो देखो,
लूप बराबर क्या होता है, घर का बजट, बैटरी बराबर इनकम, रजिस्टर बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, टोटल इनकम बराबर टोटल एक्सपेंस माइनस बैलेंस हमेशा जीरो। यही आपका क्या केवीएल है। ये इसका समझो सही को, लूप में चलता है। घर का बजट होता है ना, वो मान लो आपका बैटरी है। अब घर का बजट इन द सेंस आपका महीने का 10,000 रुपए आपके घर का बजट खर्च होता है, महीने का 10,000 रुपए खर्च होता है, तो उसको आप मान लो बैटरी है, ठीक है ना। उसके बाद अब आपके घर की इनकम है कोमा रजिस्टर है, वो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है ना। एक्सपेंस यानी खर्चा हो जाएगा। यानी कि सर्किट में आपका जो घर में इनकम होती है, ठीक उसी प्रकार सर्किट में जो रजिस्टर होता है वही वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो जो आपका एक्सपेंशन है, जो खर्च है, वो क्या कर रहा है, आपके घर में जो बजट है उसमें खर्चा हो रहा है, तो उस खर्चे को जोड़ोगे तो वो बजट के बराबर ही तो आएगा। फिर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। पानी के पाइप से समझ लो तो क्या हो जाएगा, करंट बराबर देखो पानी पाइप जंक्शन पर आई एन का पानी और बराबर आउट का पानी, कहीं लीक नहीं, यही केसीएल का मतलब होता है। मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझाया है, इसके बियॉन्ड आपको थोड़ी सी चीजें और क्लियर करूंगा, थोड़ा सा और आपको इजी वे में ले जाऊंगा, जैसा कि आपको केवीएल और केसीएल आज तक नहीं समझ में आया होगा, बट आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है, नहीं होने वाली है। अब आ जाते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको बोलते हैं केसीएल, ठीक है ना, केसीएल। तो मैं इसको ये बोल सकता हूं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, किरचॉफ का धारा का नियम। अब ये क्या कहता है, देखो किसी भी जंक्शन या नोड पर आने वाली सभी धाराओं और जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई, शून्य होता है, ठीक है ना। यानी कोई नोड मान लो, ये आपका कोई नोड है, ठीक है, इस पे कोई करंट आ रही है, इससे कोई करंट जा रही है, इस पे कोई करंट आ रही है, इससे कोई करंट जा रही है। तो ये आने और जाने वाली है ना, आने वाली प्लस जाने वाली, ये किसके बराबर होती है, जीरो के बराबर होती है। तो एक लाइन में आप सीधा सीधा कह सकते हो कि किसी जंक्शन या नोड पे आने वाली धारा और जाने वाली धारा, उन दोनों का बीजगणितीय योग क्या होता है भाई, शून्य होता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो कि किसी नोड पे आने वाली धाराओं का मान वो जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूं कि आने वाली धारा वो बराबर होती है किसके, जाने वाली धारा के, ठीक है। इतनी सी बात आप समझो, ठीक है। इंग्लिश में यही चीज लिखी है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट एट ए नोड जंक्शन इक्वल इज जीरो। यानी कि समेशन आई बराबर क्या होता है भाई, जीरो होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मान लो कोई नोड है, उस पर करंट आ रही है, उस पर करंट आ रही है, सुन लो ध्यान से। एक मेरे पास एक नोड है, वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, सुन लेना ध्यान से। एक मेरे पास नोड है, नोड का मतलब एक बिंदु है, जंक्शन है, उस पर कोई करंट आ रही है, आ रही है। तो मैंने माना कि I1 है वो आ रही है, I2 है वो आ रही है। अब इससे जो आ रही करंट है ना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव करंट। क्या बोलते हैं भाई उसको, पॉजिटिव करंट बोला जाता है। जो नोड पे आएगी ना वो पॉजिटिव करंट होती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव में वेरी मच इंपॉर्टेंट होता है कि आपको ये पता रहे कि कौन सी पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव बता दोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है या पूरा आंसर आपका गलत हो सकता है। सर इसको याद कैसे रखे, देखो कोई चीज आपके पास आई है, इसका मतलब आपके पास पॉजिटिव हो गए ना। कोई आपके पास आता है, इसका मतलब आप चार्ज हो गए, पॉजिटिविटी आ गई आप में, चार्ज हो गई। इस चीज को आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जब नोड पे करंट आ रही है तो वो पॉजिटिव करंट है, और नोड से जब करंट जा रही है, बाहर जा रही है, करंट बाहर जा रही है नोड से, तो वो क्या हो जाएगा आपका, मैं इसको लिख दूं I3 और I4, तो वो क्या हो जाती है आपकी नेगेटिव करंट हो जाती है। इतनी बात समझे कि नहीं समझे बता दो एक बार, है इतनी बात समझे कि नहीं समझे बताओ एक बार, है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, फिर आगे आगे और आपकी सारी चीजें क्लियर करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि अब मैं ये कह सकता हूं ना कि इस पूरे नोड सिस्टम से या फिर इस पूरे केसीएल से मेरे को ये चीज समझ में आ गई सर कि जो I1 है कोमा I2 है वो तो आ रही है,
ठीक है, और I3 है कोमा I4 है, वो क्या है, जा रही है। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बता दो मेरे को। इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो आगे बढ़े। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा यानी कि I1 प्लस I2 वो बराबर है किसके, I3 प्लस I4 की। एक चीज तो मैं ये कह सकता हूं भाई, ठीक है, एक चीज तो मैं ये कह सकता हूं, ठीक है। दूसरी क्या कह सकता हूं, देखो, जब मैं I1 प्लस I2 और प्लस फिर माइनस I3, ठीक है ना, और प्लस या यूं कह लीजिए माइनस I4, ये क्या होता है भाई, 0 होता है। ये दोनों चीजें कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं, मुझे इतना बता दो कि जो आपकी प्लस वाली करंट है यानी आपकी आने वाली करंट है और जाने वाली करंट है, उनका बीजगणितीय योग यानी एल्जेब्रिक सम है, वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये डेफिनेशन में बताया कि नहीं बताया अभी, है ना? समझ में आ रही है? तो नोड पे कौन सी करंट आ रही है, कौन सी करंट जा रही है, मैंने दोनों आपको समीकरण लिखवा दिए हैं। और इसी से फाइनली ये बनता है आपका सेमिशन आई बराबर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। और सेमिशन का मतलब है कि उनका बीजगणितीय योग यानी सबको जोड़ दोगे ना, बीजगणितीय योग, ठीक है। और किन का, आई का मीन्स होता है करंट, ठीक है। तो धाराओं का बीजगणितीय योग है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। और कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं जिसमें कितनी करंट आ रही है कितनी करंट नहीं आ रही है, उसके बेसिस पे सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। देखो, दूसरा तरीका मैंने यहाँ लिखवा दिया, वही चीज यहाँ लिखी है, यानी आने वाली और जाने वाली वो क्या होती है भाई, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना भाई, I1 प्लस I2 वो बराबर किसके हैं, I3 प्लस I4। मैंने ये चीज ऊपर लिखवा देखिए, फिर मेंशन कर रखे हैं आपके नोट्स में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो ध्यान से कि जो KCL है, किरचॉफ का करंट लॉ है, वो समेशन I बराबर 0 होता है और ये नोड पर लगता है। कहाँ लगता है, कोई पूछ ले कि ये जो KCL है वो कहाँ लगेगा, तो ये लगेगा नोड पे। कहाँ लगेगा भाई, आपका नोड पे। अब नोड क्या होता है मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या भाई, आपका नोड है, ठीक है ना। नोड या जंक्शन जिसको बोलते हैं, यानी एक ऐसा बिंदु जहां से करंट आ रही है और जा रही है, वो चीज बोली जाती है आपकी नोड। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बता दो एक बार है। तो ये जो KCL है वो कहां लगता है, नोड पे लगता है। फिर आप पूछते हो कि सर क्वेश्चन तो बाहर से पूछ लिया, कितने क्वेश्चन तैयार करवा दिए इसी से। KCL नियम होता क्या है, इसका एल्जेब्रिक सम क्या होता है, इसमें कैसे कोई नोड है वो कैसे करंट आ रही है जा रही है, आने वाली को क्या कहते हैं जाने वाली को क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोड क्या होता है वो चीज मैंने आपको बता दी हुई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि KCL लगता कहां है, नोड पे लगता है। वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये नोड पे लगेगा, ठीक है ना। अब पूछा जाता है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है ना, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये आपका करता है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है ना। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, चार्ज कंजर्वेशन के सिद्धांत पे ये काम करता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है कौन, KCL या फिर किरचॉफ करंट लॉ। क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ, बताओ एक बार। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चले आगे। चलो अब आगे देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखो, नोड क्या है और साइन कन्वर्जन वेरी मच इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। पॉजिटिव कौन सी बताई थी, यानी नोड पर अगर आने वाली इनकमिंग यानी नोड पे आ रही है, नोड पे कौन सी आ रही है भाई, ठीक है ना। ये नोड डायग्राम है, ठीक है ना, क्या है भाई आपका नोड डायग्राम है। अब नोड डायग्राम का मतलब हो गया कि ये नोड है और इस पे कौन सी करंट आ रही है, तो मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो है वो आ रही है। कौन सी आ रही है, I2 दिख रही है ना भाई, नोड में आ रही है, देखो एंटर कर रही है। ये भी I1 भी आ रही है, तो I1 और I2 है वो दोनों आ रही है। और जा कौन सी रही है, तो मैं लिख सकता हूं जा रही है, या फिर आउट गोइंग तो कौन सी है, I3 जा रही है, I4 क्या है, जा रही है, ठीक है। वो चीजें जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई है आपको। अब देखो ध्यान से सुन लो, नोड क्या होता है, जहां दो या अधिक एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं, जहां, और जंक्शन किसे कहते हैं, जहां 3 या 3 से अधिक ब्रांच मिलती है, ठीक है ना। जहां 3 या 3 से अधिक क्या है ब्रांचेस मिलती है, और नोड क्या है 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। तो ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका नोड हो जाएगा, ठीक है ना। साइन कन्वर्जन मैं फिर बता रहा हूं, अगर नोड पर
आई करंट, ये याद रखो, आई करंट। अगर आपके पास कोई चीज आ रही है इसका मतलब आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, या पॉजिटिव साइन लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। नोड से जा रही है, यहां लिख रहा हूँ भाई, ठीक है ना, जैसे लिखा हुआ है देखो, नोड से जाने वाली जिसको आउटगोइंग बोलते हैं वो कौन सी होती है, आपका नेगेटिव साइन से लिखा जाता है। पॉजिटिव से किसको लिखा जाता है, जो आती है, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, सुन लो ध्यान से, यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं एक, है ना, सुन लो। अगर मैं कह रहा हूं कि I1 जो है वो 5 एम्पियर है और I2 है वो 10 एम्पियर है और I3 है वो 7 एम्पियर है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि I4 का मान क्या होगा। बताओ भाई क्या होगा, सोचो देखिए क्या हो सकता है, बताओ। अब इसको करने के 3 तरीके हैं, देखो। सबसे पहला, मुझे ये पता है कि आने वाली बराबर जाने वाली, ठीक है ना। आपकी जिंदगी में कोई चीज कितनी आ रही है उतनी ही आपसे जा सकती है वापस। आप कितनी चीजों को ले सकते हो उतनी चीजें आप वापस दे सकते हो, ठीक है। अगर कोई इंसान किसी को मान लो बहुत ज्यादा धोखा दे रहा है, इसका मतलब उसने बहुत सारे धोखे लिए भी तो हैं, ठीक है। और वहीं उल्टा कर लो तो जितना वो ले रहा है उतना ही वो दे रहा है, ठीक है। केसीएल के अकॉर्डिंग समझना चाहे तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाली बराबर जाने वाली, और आने वाली क्या, आने वाली, बताओ गाना थोड़ी गाना है। आने वाली का मतलब करंट, कि जो करंट आ रही है उतनी करंट जाएगी, तो आ कौन सी रही है, I2 और I1 आ रही है। इन द सेंस अगर मैं I1 प्लस I2 करूं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी I3 प्लस I4 हो जाएगी। सही कह रहे हो सर, ठीक है। I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर है, प्लस I2 की वैल्यू क्या है, 10 एम्पियर है, बराबर I3 की वैल्यू 7 एम्पियर है, और प्लस क्या हो जाएगा आपका I4 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 10 15 हो गए, बराबर 7 प्लस I4 हो गया। I4 का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, बराबर I4 हो जाएगा। और 15 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। कितने बचेंगे भाई आपका, 8 बचेंगे। तो 8 एम्पियर क्या आ जाएगा आपका, I4 आ जाएगा। तो I4 कितनी आ गई भाई, 8 एम्पियर आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका देखो, आपको ये पता लग गया ना कि आने वाली और जाने वाली बराबर होती है, तो कुछ नहीं करना, आप ये सोचो कि कितनी आ रही है इस नोड पर। तो आप कह रहे हो कि सर 15 एम्पियर तो आ रही है। अब देखो ना यार, जा कितनी रही है, 7 ही जा रही है, और जानी कितनी चाहिए थी, 15 जानी चाहिए थी। तो कितनी कम और रह गई, मतलब कितनी ऐसी है जो नोड पे ही रुकी हुई है अभी, 8 एम्पियर। तो वो 8 एम्पियर क्या हो जाएगा, इस रास्ते से जाएगी या फिर I4 से वो निकलेगी, क्योंकि I3 से तो कितनी जा रही है, 7 जा रही है, और 8 और 7 कितना होता है, 15 होता है। 15 ही आ रही है तो 15 ही जाएगी। जाई कितनी थी, गई कितनी थी, यहाँ से 7 ही गई थी, बच कितनी गई, 8 बच गई। तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि रूल कहता है कि जितनी आएगी उतनी जाएगी, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात आपको। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा, हम ये कहते हैं कि समेशन I बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो देखो, अब मैं आने वाली को लिख रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं बताओ, आने वाली जो करंट है वो क्या हो जाएगी आपकी, 5 प्लस क्या हो जाएगी, 15, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना। प्लस, अब मैं इसको प्लस साइन से दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो नोड पे आती है वो हमेशा प्लस साइन से दिखाया जाता है, उसको हमेशा प्लस साइन से दिखाया जाता है। ये मैंने आपको बात बता दी है। साइन जो आपका होता है वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको पता रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया कि नोड पे आने वाली को पॉजिटिव कैसे याद रख सकते हो आप, ठीक है, कैसे याद रख सकते हो आप, वो चीज भी बताइए। तो मैंने 5 और 15 एम्पियर यानी I1 और I2 को मैंने प्लस से लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि वो आ रही है, और फिर जो जा रही है उनको माइनस से लिखूंगा, इन द सेंस 7 एम्पियर जा रही है और माइनस क्या हो जाएगा आपका I4। इस तरीके से कर सकता हूं। और इन दोनों का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है 0 होता है। तो जोड़ दो, कितना हो जाएगा भाई, देखो 5 प्लस 15 प्लस का ये माइनस से होगा तो -7 एम्पियर, और ये क्या होगा, माइनस का I4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 5 और 15 कितने हो गए भाई, 20 हो गए, ठीक है ना। 5 और 15 20 हो गई, नहीं नहीं नहीं, 5 और 10 है ना भाई, 5 और 10 है, 1 मिनट, 5 और 15 नहीं है, 5 और 10 है, 1 मिनट,
5 प्लस क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 प्लस 10 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस I4 बराबर 0 हो जाएगा। तो 5 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका 5 और 10 को जोड़ेंगे सॉरी 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 माइनस 7 एम्पियर माइनस I4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 15 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा भाई आपका 8 बचेगा। 8 माइनस I4 बराबर 0। तो I4 बराबर क्या आ गया भाई आपका 8 एम्पियर आ गया। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से भी कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो, आप ढेरों क्वेश्चन उड़ा दोगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद अपने आप करने लग जाओगे, ठीक है ना। इसी को रिप्लेस कर देते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे आप लाखों हजारों क्वेश्चन उड़ा सकते हो, ठीक है ना। मल्टीपल क्वेश्चन उड़ा सकते हो, गलत होना ही नहीं चाहिए। फिर कुछ नहीं करेंगे, हम वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है ना। वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है। देखो इसको मैंने बोला 20 एम्पियर, इसको मैंने बोला 30 एम्पियर और इसको मैंने बोला 15 एम्पियर, ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि I4 कितना होगा, बता दो भाई। I4 कितना होगा, कुछ करना ही नहीं है, बताओ भैया। कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा। दिमाग ये लगाना है कि सर 20 आ रही है 30 आ रही है, इसका मतलब 50 टोटल आ रही है। यानी इनकमिंग कितनी है, इनकमिंग अगर मैं बोलूं तो 50 एम्पियर है, ठीक है। आउटगोइंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है भाई बता दो है। आउटगोइंग कितनी है, आउटगोइंग कितनी है, जा कितनी रही है 15 ही जा रही है, 15 ही जा रही है। जानी कितनी चाहिए थी 50 जानी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि 50 आ रही है तो जाएगी भी 50, और जा कितनी रही है 15 जा रही है। कितनी कम रह गई बताओ 35 रह गई सर। 35 जो है वो नोड पे रह गई। इन द सेंस में क्या कह सकता हूं, जो I4 है वो कितना आएगा आपका 35 एम्पियर आएगा। इतनी सी बात आप मेरी समझो, ठीक है। चलो एक और देख लो, फिर मिटा देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा ले लेते हैं, चलिए एक और देखो। एक है वो आपका क्या है, चलो ये तो आपको बतानी है, ठीक है। ये है 20 एम्पियर और ये है आपकी 5 एम्पियर, ठीक है। और ये है आपकी 20 एम्पियर। अब बता दोगे जो आने वाली करंट है I1 उसका मान आपको बताना है। I1 कितना होगा उसका मान आपको बताना है। देखो नोड पे आ कितनी रही है, I1 आ रही है, I2 आ रही है। इन द सेंस इनकमिंग अगर मैं लिखूं तो इन लिखूं तो मैं कितने लिखूं 20 एम्पियर लिख दूं, यही तो है ना भाई। I2 है वो 20 है, I1 है वो हमें बतानी है, ठीक है। जा कितनी रही है यानी आउट लिखूं तो आउट कितनी हो रही है, देखो 5 और 20 25 हो रही है। I20 जा 25 रही है, इसका मतलब कितनी और रह गई आने वाली, आने वाली कितनी और रह गई 5 एम्पियर हो रह गई, ठीक है ना। तो ये वाला जो अक्स है वो क्या आ जाएगा आपका 5 एम्पियर ही आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को आप उड़ा सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, KCL जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, याद रखना भाई, ठीक है ना। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे ये क्या है आपका KCL काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे, ठीक है ना। वेरी मच इंपोर्टेंट। बढ़े आगे, चले आगे, ओके चलो। अब क्वेश्चन देख लो भाई, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया है वो देख लो, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो क्या आया है। ये कह रहा है कि I1 3 एम्पियर है वो इन हो रही है, यहां पे लिख रखा है कि जो I1 है वो क्या है 3 एम्पियर है और ये क्या है इन हो रही है, यहां लिख रखा है देखो इन। I2 5 एम्पियर है वो भी इन हो रही है, यानी I2 है वो कितनी है 5 एम्पियर है और वो भी इन हो रही है। और ये लिख दिया इसने आगे कि जो I3 है वो आपका 2 एम्पियर है और वो आउट हो रही है। तो I4 का आपको मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा। अब इंटर कितनी हो रही है, डायरेक्ट देखो यार इंटर कितनी हो रही है, ये इन है ना तो मैं यहाँ इन लिख दूं, ठीक है। और ये आउट है दोनों तो आउट लिख दूं, ठीक है। तो इन कितनी हो रही है 5 और 3 8, यानी 8 एम्पियर है वो इन हो रही है। किसी मान लो ये नोड है और नोड में इन हो रही है 8 एम्पियर, ठीक है। देखो आउट कितनी होनी चाहिए 8 ही होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। 8 एम्पियर ही आउट होनी चाहिए। हो कितनी रही है 2 ही हो रही है, 2 हो रही है। इसका मतलब कितनी रह गई 6 और रह गई। इसका मतलब जो आपका I4 है वो क्या आ जाएगा आपका 6 एम्पियर आ जाएगा। और इस तरीके से जब आप करोगे तो I4 की कितनी हो गई आपका 6 एम्पियर हो गया भाई, ठीक है ना। कितना हो गया 6 एम्पियर हो गया, कितना हो गया 6 एम्पियर हो गया, ठीक है। ओके कितना हो गया भाई आपका 6 एम्पियर हो गया।
ठीक है ना, इस तरीके से आपको कर लेना है। चलो दूसरा अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मैं साफ कर देता हूँ। एक I1 है बराबर वो कितना है 10 एम्पियर है, वो इन हो रहा है, ठीक है। I2 है वो बराबर है 4 एम्पियर, वो भी इन हो रहा है, ठीक है। I3 है वो 7 एम्पियर है और वो आउट हो रहा है, ठीक है। और आपको I4 है वो ज्ञात करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो देखो पहले मैं इन लिख ले रहा हूं, इन कौन कौन सा हो रहा है उस चीज को लिख ले रहा हूं। यानी I1 है वो आपका 10 एम्पियर है, वो इन हो रहा है, ठीक है। फिर I2 है वो आपका 4 एम्पियर है, वो इन हो रहा है, ठीक है। अब आउट लिख लेता हूँ, आउट आउट कौन हो रहा है देखो, I3 है वो आपका आउट हो रहा है और 7 एम्पियर है, और I4 है वो आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो इन 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 कितना हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि इन कितनी करंट हुई, तो आप कह रहे हो कि सर 10 और 4 14 है, वो 14 है, वो इन एम्पियर करंट है वो इन हो रही है, किसी नोड में एंटर कर रही है 14 एम्पियर। तो उस नोड से जाने कितनी चाहिए, जाने कितनी चाहिए, आउटगोइंग कितनी होनी चाहिए भाई, आउटगोइंग भी 14 ही होनी चाहिए। अगर इन 14 हो रही है तो आउट भी 14 ही होनी चाहिए, पर हो कितनी रही है 7 ही हो रही है। कितनी हो रही है 7 ही हो रही है, कितनी रहेगी 7। तो इसका मतलब I4 का जो मान है वो कितना आ जाएगा 7 एम्पियर आ जाएगा। मैं ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ, I4 बराबर कितना आ जाएगा 7 एम्पियर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। हम इस लेवल का कंटेंट देंगे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको KCL पूछ रहा है तो इससे बाहर कोई पूछ नहीं सकेगा, ठीक है ना। हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको अप्रोच करवाएंगे, ठीक है ना, हर एक लेवल का। ये मल्टीपल क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि एक आपको अननोन करंट का मान दे दिया जाएगा, वो चाहे आपका इनकमिंग हो या फिर आउटगोइंग हो, दोनों में से आपको एक चीज पूछी जाएगी। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बता दो भाई बातें, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही एक बार बता दो बात है, ठीक है ना। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रेलवे में कैसा पूछता है, उसकी भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि जो रेलवे वाले हैं वो कैसा आपका रखता है। बाकी अपने DRDO बार्क इसरो का हमने कॉन्सेप्ट बता दिया NPCL का, अब रेलवे में कैसा पूछता है वो देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि 2x + 3 वो एम्पियर है, वो इन हो रही है। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूं कि इन कौन कौन सी करंट हो रही है, तो इन कौन सी हो रही है देखो 2x + 3 एम्पियर एक करंट है वो इन हो रही है, ठीक है। एक आपकी क्या है x - 1 एम्पियर है, वो भी क्या हो रही है इन हो रही है। आउट कौन हो रही है देखो, आउट का भी लिख लेते हैं, आउट हो रही है आपकी, आउट हो रही है आपकी 4 एम्पियर, और 4 एम्पियर आउट हो रही है और एक 8 एम्पियर आउट हो रही है, ठीक है ना। आउट हो रही है आपकी 8 एम्पियर और एक हो रही है आपकी 4 एम्पियर, दो आउट हो रही है, ठीक है ना, दो आउट हो रही है। तो मैं क्या लिखता हूं सीधा सीधा, आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा की, ठीक है। तो आने वाली कौन सी है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे आने वाली 2x + 3 एम्पियर, ठीक है ना, एक तो ये है, ठीक है। प्लस अगर जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा x - 1 जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि ये भी आने वाली है, ये बराबर होती है जाने वाली के, यानी 8 + 4 के ये बराबर है, ठीक है। तो देखो 2x को अगर x में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2x को x में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर 8 + 4, ठीक है। 3x बराबर 12 और 2 14, ठीक है ना। तो x बराबर कितना हो गया वो बताओ, x बराबर कितना हो जाएगा 14/3, जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो देखो क्या हो जाएगा बताओ। देखो 2x में जब आपका x जुड़ा तो कितना हो गया 3x, ठीक है ना। और फिर आपका 3 में -1 जुड़ा तो माइनस का प्लस का 2 हो गया, सॉरी है ना, प्लस का 2 हो गया, ठीक है ना, प्लस का 2 हो गया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो यहाँ पे 3x + 2 है और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा देखते हैं, देखिए। तो ये कितना हो गया आपका 3x + 2 बराबर 12, तो 3x बराबर 12 - 2 यानी 10, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 10 और x बराबर क्या हो जाएगा आपका 10/3। x की वैल्यू पूछिए तो x की वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है ना, x की वैल्यू हमने निकाल दी 10/3। और आगे सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 3 बार गया, फिर पॉइंट, फिर 3, फिर 3 आ जाएगा ना, तो 3.333 ऐसे आता ही रहेगा ना। तो ये x की वैल्यू आ गई है भाई, ठीक है ना। इस लेवल का आपको रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको क्या दो करंट दे दी तो x की तो वैल्यू निकाल सकते हो भाई। 2x + 3 इसको जोड़ना है, देखो क्या किया है 2x + 3 इसको जोड़ना है किसमें, x - 1 में जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 2 में एक
3 में 1 जोड़ोगे माइनस का तो कितना बचेगा, 2 आएगा, ठीक है ना, 2 आएगा। 2x में x जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3x + 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यही हमने किया है। बाकी आपको अगले वाले तो बता ही रखी है कि आने वाली और जाने वाली बराबर होती है, तो दोनों को बराबर कर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू पूछी थी, हमने निकाल दिया 3.3333, ठीक है, या फिर 10/3 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे हम केवीएल का थोड़ा सा और बात कर लें कि थोड़ा इसमें क्या करते हैं, एडवांस न्यूमेरिकल भी दे देता है, ठीक है ना। तो वो कैसे देता है, देखो नेटवर्क में 2 नोड होते हैं, ए कोमा बी नोड। ए नोड पे कितना है, 6 एम्पियर इन हो रही है, 2 एम्पियर है वो, I2 एम्पियर है वो इन हो रही है, I3 है वो आउट हो रही है, ठीक है ना। I3 है वो क्या हो रही है, आउट हो रही है। इस डायग्राम के माध्यम से समझो कि आपके पास एक नोड है, ठीक है ना, एक नोड है, समझो इस चीज को। इसमें क्या है, 2 नोड है, तो समझो पहला एक नोड बनाया मैंने, इस नोड पे क्या हो रहा है, ए करंट है, सॉरी नोड ए है, उस पे I1 है वो 6 एम्पियर आ रही है। तो मैंने क्या बोला, इस पे आ रही है कितनी, 6 एम्पियर, ठीक है ना। ये नोड ए है भाई, ठीक है ना। एंड I2 है वो कितनी है आपकी, 2 एम्पियर, वो भी इन हो रही है। तो इस पे एक 2 एम्पियर और इन हो रही है, तो ये 2 एम्पियर है, ये नोड है ए, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि I3 है वो आउट हो रही है, वो कितनी है। तो इससे तो मान लो ये आउट हो रही है ना, इस एक को मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, ओके, एक को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। इसमें दो, ये ए है नोड, इसमें 6 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहोगे सर जा कितनी रही है, 8 एम्पियर जा रही है। कितनी जा रही है भाई, 8 एम्पियर इसमें से जा रही है। और ये 8 एम्पियर जो जा रही है, 8 एम्पियर जो जा रही है, वो किस पे जा रही है, आपके नोड बी पे जा रही है। तो मैं इसको लिख दूं बी, ठीक है। और देखो बी नोड पे जो I3 है वो इन हो रही है। अब I3 है मतलब क्या हो जाएगा, ये I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, वो इन हो रही है, यानी 8 ही इसमें आ रही है। जो उस नोड से निकली है ना, वो इस नोड बी पे आ रही है, ठीक है ना। इतने समझ गए आप। उसके बाद I3 इन, I4 5 एम्पियर है, I4 5 एम्पियर है, और वो आउट हो रही है, ठीक है ना, आउट हो रही है। तो हमने लिख दिया कि इससे नोड से आउट हो रही है, वो आपका I4 है, और वो कितना है, 5 एम्पियर है, ठीक है। एक चीज ये पूछ रहा है कि I5 भी इससे आउट हो रही है, ठीक है ना, I5 भी इससे आउट हो रही है, तो वो I5 का मान क्या होगा, ये पूछा है इसने। उस I5 का मान क्या होगा, इस क्वेश्चन से हमने डायग्राम बना लिया भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्यों है, देखो कि उसमें 2 नोड दिए हैं, एक ए है और एक बी है। इसमें बोला है, जैसे जैसे मैं बनाते जा रहा हूं, कुछ नहीं किया है। नोड ए में ये कह रहा है कि I1 जो करंट है वो 6 एम्पियर आ रही है, तो आ रही है नहीं इस नोड पे। I2 है 2 एम्पियर, वो भी इन हो रही है। तो पूछा है कि निकलेगी कितनी, तो इसने पूछा कि I3 का मान कितना होगा। तो हमने बता दिया कि 6 और 2 8 होता है, तो 8 आ रही है तो 8 ही जाएगी। अब वो जो जा रही है वो नोड बी पे जा रही है, ठीक है ना, नोड बी पे जा रही है, 8 एम्पियर जा रही है, और I4 है वो निकल रही है नोड बी से 5 एम्पियर, और I5 है वो भी निकल रही है। तो I5 का मान कितना होगा, ये पूछा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो I5 का मान है वो कितना हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। सर आपको कैसे पता लगा 3 हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि नोड बी पे कितनी आई, नोड बी पे कितनी आई, यानी मैं लिख सकता हूं कि इनकमिंग नोड बी पे कितनी आई, ठीक है ना, नोड बी पे इन कितनी हुई। तो आप कह रहे हो सर जो यहां से निकली थी वही तो इन हो रही है उसमें, तो यहां से 8 निकली थी तो 8 इन हो रही है, तो मैं कह रहा हूं 8 इन हो रही है, ठीक है। अब निकल कितने रही है, I4 निकल रही है 5 एम्पियर, अगर -5 एम्पियर कर दूंगा तो कितना बचेगा भी बताओ, है कितना बचेगा, फिर कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा, 3 एम्पियर बचेगा। तो ये 3 एम्पियर है वो I5 से निकलेगा, तो I5 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 3 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बता दो, बताओ ये क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। बढ़े आगे, चले आगे। अब एक इसरो लेवल का भी क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट है जिसमें वोल्टेज आपका कितना है, V बराबर क्या है आपका 24 वोल्ट है, ठीक है, कोमा R1 है वो कितना है, 8 ओम है, ठीक है, R2 है वो 12 ओम है, R3 है वो 6 ओम है, और सभी क्या है, पैरेलल में है, सभी क्या है, पैरेलल में है। तो बना लेते हैं, देखो एक रजिस्टर मैंने यहां लगा दिया, ठीक है, दूसरा रजिस्टर मैंने यहां लगा दिया, तीसरा रजिस्टर मैंने यहां लगा दिया, क्योंकि बोल रहा है ना अगला कि पैरेलल में है सभी, ठीक है। और वोल्टेज कितना बता रहा है वो, 24 वोल्टेज, कितना बता रहा है भैया आपका
24 वोल्टेज। समझ में आ रही है यहाँ तक की बात आपको, कि हमने जो क्वेश्चन में दिया था उसी को क्या कर लिया अभी, ड्रॉ कर लिया है, उसी को हमने बना लिया है। ठीक है, 3 बना लिए। R1 है वो कितना है 8 ओम, R2 है वो कितना है 12 ओम, R3 है वो कितना है 6 ओम। ठीक है, वोल्टेज दिया गया है। अब ये पूछ रहा है कि I1, I2 और I3 ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, I1, I2, I3 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये चीज इसने पूछी है, कर देंगे, कोई बात नहीं, हलवा है, कुछ नहीं है, कर लेंगे। इसरो में ऐसा क्वेश्चन पूछता है और कुछ नहीं। रेलवे में कैसा पूछता है मैंने बता दिया, इसरो DRDO में कैसा पूछता है मैंने बता दिया, सारी चीजें बताएंगे। नो टेंशन रहो, बिंदास रहो, सारी चीजें आपको यहीं पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो करो, इसको हल करो। देखो, सबसे पहले आप एक चीज रखो कि अगर पैरेलल सर्किट आपको दिया है ना, जिसको बोलते हैं समानांतर, ठीक है ना, पैरेलल या समानांतर दिया जाता है, तो पैरेलल में होता क्या है, पहली बात तो वो देखो कि पैरेलल जो कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज जो है, ठीक है ना, वोल्टेज है वो क्या रहता है भी, समान रहता है। और करंट क्या होती है, डिफरेंट या फिर अलग अलग होती है, डिफरेंट या फिर अलग अलग होती है। अगर ये मेरी दो बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें पूछा है कि I1 क्या है, I2 क्या है और I3 क्या है, तो वो तो अलग अलग होगी। इतनी सीधी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं I का मान निकालूं तो मैं क्या करूंगा, I बराबर V बट्टे R होता है कि नहीं होता है। V बराबर अगर IR होता है, V बराबर अगर IR होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे R होगा या नहीं होगा बताओ। तो मैं निकाल सकता हूं ना करंट, तो मैं ये लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, देखो थोड़ा सा, ओके, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से रब कर लेता हूँ ताकि ना आपको मैं समझा सकूँ आराम से, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन तो वैसे ही हो गया है। ठीक है, थोड़ी हमें जगह मिल जाए, थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझा सकूं कि मैं अगर I1 निकालूंगा तो मैं क्या फॉर्मूला हो जाएगा I1 निकालने का, तो वो हो जाएगा आपका I1 बराबर V बटे R1। ठीक है, मैं I2 निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I2 बराबर V बटे R2। ठीक है, मैं I3 निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I3 बराबर V अपॉन R3। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ रही है आपको। 3 फॉर्मूले कैसे बना लिए हमने, क्यों बना लिए, क्योंकि मान लो मेरे को करंट निकालनी है ना भाई, करंट निकालनी है ना मेरे को, करंट, तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V बटे I बराबर V बटे R होता है। ठीक है ना, अगर I1 निकाल रहा हूं तो V बटे R1 हो जाएगा, I2 निकाल रहा हूं तो V बटे R2 हो जाएगा, I3 निकाल रहा हूं तो V बटे R3 हो जाएगा। ठीक है ना, V तो समान रहता है, मैंने पहले लिख दिया, वोल्टेज समान रहता है, करंट अलग अलग होती है। ठीक है, तो देखो आगे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 निकालने के लिए V कितना है 24 वोल्टेज, और बेटा R1 कितना है, R1 कितना है 8 ओम। लिखते जाओ वैल्यू, दूसरे की भी लिख लो, V बराबर 24 है और बट्टे R2 का मान कितना है 12 है, तो लिख दो 12। ठीक है, अगले का भी लिख लो, 24 है और R3 का मान है 6 ओम। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 8 3 24 यानी क्या आ गया, 3 एम्पियर आ गया। ठीक है ना, I एम्पियर में होता है, 12 2 24 यानी 2 एम्पियर आ गया, और आपको ये भी पूछे तो कितना हो गया, 4 एम्पियर आ गया। ठीक है, इनको सोल्व कर लोगे। अब आपको ये भी पूछे ना कि सर्किट में टोटल करंट को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो टोटल को भी जोड़ के बता सकते हो कि सर्किट में जो टोटल करंट होगा उसको जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 4 2 6 और 3 9 एम्पियर। ठीक है ना, बाकी आपको I1 पे पूछा था कितना बता दिया हमने 3 एम्पियर, I2 पे पूछा था कितना हो गया 2 एम्पियर। ठीक है ना, I3 पे पूछा था तो कितना हो गया 4 एम्पियर। बताओ कोई दिक्कत है या दिक्कत है, बताओ है कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत आ रही है समझने में, बताओ। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, मैं सिंगल क्वेश्चन आपको गलत होने नहीं दूंगा भाई, इस लेवल से आपको बताया जाएगा, इस लेवल से आपको करवाया जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये आपका क्या है, केसीएल चल रहा है, केसीएल चल रहा है। अभी आपका कौन सा चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ केसीएल चल रहा है। मेरी इतनी सी बात आप समझो। ठीक है, इतना अच्छे से सारी चीजें आपको डिलीवर कर रहे हैं, कंटेंट इतना अच्छा दे रहे हैं, फिर भी आप क्लास को लाइक नहीं करते, बताओ कितनी बड़ी मिस्टेक है। चले आगे, चलो भाई, तो यहाँ पे जो I1 होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, आपका 3 एम्पियर, यहाँ पे I2 2 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर। ठीक है ना, तो देखो जहां पे जैसे जैसे प्रतिरोध का मान घट रहा है ना, वैसे वैसे करंट का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान घटेगा ना, क्योंकि ये इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है ना I के और R के। ठीक है ना, इसका रिलेशन व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे R बढ़ाओगे वैसे करंट कम हो जाएगी, मान लो R घटाओगे तो करंट बढ़ जाएगी। ठीक है, यही तो होता है। चलो
अब याद रखने के कुछ ट्रिक है, वो भी देख लो आप। इसको आप ट्रैफिक रूल के हिसाब से भी याद रख सकते हो, यानी नोड बराबर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग होती है, नोड जहां होता है वह क्रॉसिंग होती है। जितनी गाड़ियां आती है उतनी ही गाड़ियां जाती है। कोई घर नहीं बनाता चौराहे पर, कोई रुकता नहीं है ना। मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई रुकता नहीं है। एक चीज और रिपीट कर दूं, प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान रखो भाई। प्रिंसिपल या सिद्धांत क्या होता है, आवेश संरक्षण। मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना, आवेश संरक्षण, चार्ज कंजर्वेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो इनकमिंग क्या है, आई एन का पानी, आउट का पानी पाइप में लीक नहीं है तो करंट भी स्टोर नहीं होता है। यानी एक पाइप होता है ना, पाइप में अगर उसमें लीक नहीं है तो उसमें जितना पानी आएगा उतना ही तो उससे जाएगा ना भाई, आएगा बराबर पानी जाएगा। ये बात आपको मैं कहना चाह रहा हूँ। एक पाइप आपके पास, उसमें जितना पानी आ रहा है उतना ही उससे जाएगा, अगर लीक नहीं है तो, अगर लीक है तो नीचे गिरेगा, ठीक है। अब देखो अगला है अननोन निकालनी है तो बाकी सभी ऐड करो, इनकमिंग आउट का आंसर कर दो। ये चीज मैंने आपको बता दी है। मान लो आपको देखो अननोन निकालनी है, इसका मतलब क्या है कि I1 है वो आ रही है, यानी 2 एम्पियर है। एक और बता देता हूँ, ठीक है ना, I2 है वो आ रही है, तो ये कितनी है, 3 एम्पियर है, ठीक है। ये तो आने वाली होगी, मतलब इन होगी, ठीक है ना। अब आउट लिख लेते हैं। I3 है वो 2 एम्पियर है और I4 आपसे पूछा है तो वो कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी आ रही है, 3 और 2 5, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 एम्पियर आ रही है। जानी कितनी चाहिए, 5 ही जानी चाहिए। जा कितनी रही है, 2। तो कितनी नहीं जा रही, 3 नहीं जा रही, तो कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा, I4 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लेना, ठीक है ना। एग्जाम में आपको कॉमन मिस्टेक्स है उनसे बचना है जरूर से, मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम में कौन कौन सी मिस्टेक्स हो जाती है, उनसे आपको बचना है, ठीक है ना। देखो जो आपका केसीएल है को लूप पर अप्लाई करना है, ठीक है ना, लूप पर अप्लाई करना है, सॉरी लूप पर अप्लाई नहीं करना है ना, केसीएल को लूप पर अप्लाई नहीं करना है। तो पहली बात तो आपको कौन सी बचनी है, एक नंबर अगर बात करूं तो इसको नोड पे अप्लाई करना है, नोड पे अप्लाई करना है, ठीक है ना। नोड पे अप्लाई आपको करना है, किसको, केसीएल को, ठीक है ना। लूप पे नहीं करना है भाई, लूप पे नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरी अगर बात करूं तो इसमें इनकमिंग को माइनस और आउटगोइंग को प्लस, ये मत बोल देना है। इनकमिंग को बोला जाता है, इनकमिंग को प्लस बोला जाएगा और आउटगोइंग को माइनस से दिखाया जाता है, ठीक है ना, उल्टा मत कर देना, ठीक है ना। तीसरी बात है कि नोड पर सही ब्रांचेज काउंट न करना, इनकम्प्लीट इक्वेशन। अगर आप ब्रांचेज को काउंट ही नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है ना, काउंट ही नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज अच्छी नहीं है। आपको काउंट करना है कि कितनी आ रही है और कितनी जा रही है, ठीक है। ये चीज आपको जरूर से काउंट करनी है भाई, ठीक है ना, जरूर से काउंट करनी है, अदरवाइज तो अच्छा नहीं होगा, अदरवाइज तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, गलत हो जाएगी सारी चीजें। तो ये था आपका केसीएल, ठीक है ना, केसीएल जिसको क्या बोला जाता है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है ना, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। समझ में आ रही है। आई थिंक वीडियो थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, क्लास थोड़ी लंबी होती जा रही है। मैं चाह रहा था कि किसी को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, एक ही क्लास में रखेंगे, पर थोड़ी क्लास लंबी चली गई है। आपको समझाने के लिए सारी चीजें इजी वे में आपको समझाएं, तो इसको हम पार्ट 1 कर लेते हैं और मैं आपको वायदा करता हूं कि पार्ट 2 हम यहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको पार्ट 1 कर लेते हैं। यानी पार्ट 1 में हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ केसीएल को कवर किया है, किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है। ज्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे क्योंकि एक मोमेंट के बाद चीजें हाथ से फिसलने लग जाती है, आपको भी थोड़ा बर्डन लगने लग जाता है, हम समझते सारी चीजें। तो केवीएल को है ना यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। केवीएल को तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और वायदा रहा आपसे कि हम नेक्स्ट पार्ट को यहीं से शुरू करेंगे, पार्ट 2, ठीक है ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और यहीं से स्टार्ट होगा, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है। बाकी चैनल पे नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज की सीरीज में जाके देखिए। आपको जो भी आपका थ्योरी का वीडियो है, जो भी आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना, आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हो वहां पे आ जाइए और वहां पे आप चीजों को देख सकते हो। फिर भी आपको अगर कोई नीडी कंटेंट है, आपको जरूरत है किसी कंटेंट की, हमें उस चीज पे क्लासेस चाहिए, क्या चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों के सवाल थे या फिर सजेशंस थे कि सर लॉजिक गेट का आप करिए थ्योरी की क्लास, तो मैं आपसे कह रहा हूं अगली जो क्लास होगी केवीएल के बाद जो क्लास होगी, क्योंकि इसको बीच में नहीं छोड़ सकते ना, केवीएल को करेंगे केसीएल के बाद, उतना खत्म करके फिर अगली जो क्लास होगी आपकी
वो आपकी लॉजिक गेट की हो जाएगी बिंदास रहिए। सारी जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सबको आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगा। मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा लास्ट तक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप एक कमेंट करो कि सर हमें ये वाला टॉपिक चाहिए। मैंने 7 सेगमेंट का भी बना दिया है और 7 सेगमेंट को इतना अच्छे से बताया भी, ठीक है ना। 7 सेगमेंट जो है उसको मैंने इतना अच्छे से बताया, आप प्रैक्टिकल के दौरान भी उसको देख के प्रैक्टिकल सीख सकते हो, कर सकते हो। एक सिंगल डाउट नहीं रहने वाला है आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले में। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, या यूं कह लीजिए केवीएल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।